Welcome back, students. Today I'm here with a very interesting topic, corporate governance. So let's start. What is corporate governance? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी कंपनी को कंट्रोल करने के लिए और उसको सही तरीके से चलाने के लिए जो हम लॉज, प्रिंसिपल्स, रेगुलेशंस, रूल्स वगैरह बनाते हैं उसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं. ठीक है. This in easy words, set of law, rules, regulations and principles used to run and control the organization is known as corporate governance. सबसे पहले तो कॉरपोरेट गवर्नेंस को अप्लाई कौन करवाता है कंपनी पे, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस कंपनी में चलनी चाहिए. तो बेसिकली ये ड्यूटी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की. प्राइमरी ड्यूटी किसकी होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, कि वो इसको अच्छे मतलब सही रूल्स बनाएं, रेगुलेशंस बनाएं और ठीक तरह से फिर ये चेक एंड बैलेंस रखें कि कंपनी के ऊपर वो कॉरपोरेट गवर्नेंस कंपनी के अंदर सही तरीके से चल रहे हैं या नहीं चल रहे. जिस तरह से गाइडेंस दी गई है मैनेजमेंट को कि इस तरह से चलाने हैं, उस तरह से मैनेजमेंट चला रही है या नहीं चला रही. ओके, नाउ व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस? कुछ एलिमेंट्स हैं यहाँ पे which are professional judgment, accountability, transparency, reputation, fairness and skepticism. अब ये जो कुछ एलिमेंट्स हैं ये तमाम मैनेजमेंट के ऊपर अप्लाई होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लेके लोअर मैनेजमेंट तक. अब सबसे पहले प्रोफेशनल जजमेंट कि इंक्लूडिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि उनके अंदर प्रोफेशनल जजमेंट होनी चाहिए, उनके पास प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए, एक सफिशेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसके थ्रू वो अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म कर सकें. नेक्स्ट इज़ अकाउंटेबिलिटी कि एवरी वन इज़ अकाउंटेबल टू समवन. ठीक है, हर कोई अकाउंटेबल है इंक्लूडिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स के अकाउंटेबल है, इसी तरह लोअर मैनेजमेंट जो है वो हायर मैनेजमेंट के अकाउंटेबल है. तो हर बंदा जब एक कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में उसको पता होगा कि वो अकाउंटेबल है तो वो अपनी ड्यूटी सही से परफॉर्म करेगा. नेक्स्ट इज़ ट्रांसपेरेंसी. जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं कंपनी में वो ट्रांसपेरेंट हों, फ्री फ्रॉम फ्रॉड एंड एरर हों. रेपुटेशन कि जब एक कंपनी ये सब चीज़ें, ये सारे एलिमेंट्स जब पूरे कर रही होगी तो कंपनी की रेपुटेशन ऑटोमेटिकली बेहतर होती जाएगी. और बेसिकली कंपनी की रेपुटेशन को बेहतर करना भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नेक्स्ट इज़ फेयरनेस. जो भी काम हो रहा है, कोई रिक्रूटमेंट हो रही है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन सेट हो रही है या एम्प्लॉयज़ की सैलरी सेट हो रही है, एवरीथिंग शुड बी फेयर एंड अनबाइस्ड. स्केप्टिसिज्म, यहाँ पर स्केप्टिसिज्म का मतलब ये है कि एवरी वन इंक्लूडिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड हैव डाउटफुल माइंड अबाउट व्हाट, अबाउट लर्निंग मोर एंड इम्प्रूविंग मोर. ठीक है, उनके जहन में हमेशा से इस चीज़ की एक फ़िक्र होनी चाहिए कि अब हमने इससे नेक्स्ट स्टेप, इससे बेहतर और हम किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं. दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. हाउ टू अप्लाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. जब आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स सेट कर लेते हैं तो फिर आप उसको अप्लाई किस तरह से करवाते हैं कंपनी के ऊपर. देखिए, हमारे पास उसको अप्लाई कराने के लिए दो अप्रोचेज़ होती हैं. एक रूल बेस्ड अप्रोच होती है और एक प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच होती है. इन दोनों अप्रोचेज़ को बहुत ज़्यादा ईजी करने के लिए मैंने इनको थ्री पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया है. रूल बेस्ड अप्रोच में सबसे पहले हमारे पास है पार्ट ऑफ लॉ कि जब आप कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स बनाते हैं तो आप उसको कंपनी के ऊपर एज अ लॉ अप्लाई कर देते हैं. आप उसके आर्टिकल मेमोरेंडम में और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आप वो चीज़ें आप डाल देते हैं. ठीक है, और फिर उसके हिसाब से फिर वो एक, जिसे कहते हैं ना, एक लागू हो जाता है कंपनी पे कि वो उन्होंने हर हाल में उसको कंप्लाई करना है. नेक्स्ट इज़ अप्लाई बाय फोर्स. अगर उसको फोर्सफुली अप्लाई किया जाता है उन लॉज को कि अगर वो नहीं उसको अप्लाई करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी, पेनल्टी भी हो सकती है उसके ऊपर. तो ये होती है रूल बेस्ड अप्रोच. नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच. प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच इज़ मोर फ्लेक्सिबल देन रूल बेस्ड अप्रोच बिकॉज वो कंपनी की अपनी सर्कमस्टांसिस के हिसाब से वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है, थोड़ी सी चेंज भी हो सकती है. ठीक है, और इसमें है कंप्लाई और एक्सप्लेन. या तो प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच को आप अपनी कंपनी के ऊपर कंप्लाई कीजिए, नहीं तो एक्सप्लेन कीजिए कि रीज़न क्या है, आप क्यों नहीं कर रहे. आप अगर ठीक तरह से जस्टिफिकेशन दे देंगे तो दैट्स ओके, दैट्स फाइन.
नहीं देंगे तो फिर वही पेनल्टी होगी। एंड नेक्स्ट इज़ एजुकेट द डायरेक्टर्स। और प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच में जैसे जैसे चीज़ें चेंज होती जाती हैं, आप डायरेक्टर्स के साथ, डायरेक्टर्स के समेत आप मैनेजमेंट को, सबको आप एजुकेट करते जाते हैं कि इस तरह से ये काम करना है या होना है। ठीक है, दिस इज़ नॉन एज प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच। देयर आर सम कोड ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस: लीडरशिप, इफेक्टिवनेस, अकाउंटेबिलिटी, रेम्यूनरेशन एंड रिलेशन विद शेयर होल्डर्स। इसको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा जी, नंबर 1 इज़ लीडरशिप। अब लीडरशिप लीड कौन कर रहा होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी लीड कौन कर रहा होता है? चेयरपर्सन कर रहा होता है, चेयरमैन कर रहा होता है। तो इस तरह से अब उसने लीडरशिप करनी है। अब उसने अपनी लीडरशिप में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है? सबसे पहली चीज़ है कि जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, सब के सब स्ट्रैटेजी मेकिंग में इन्वॉल्व होने चाहिए। सबके आइडियाज़ सुनने हैं, सबकी कंट्रीब्यूशन देखनी है कि स्ट्रैटेजी मेकिंग में सबकी कितनी कितनी कंट्रीब्यूशन है, सबके न्यू न्यू आइडियाज़ सुनने हैं, सजेशन सुननी है, फिर उसके मुताबिक आपने स्ट्रैटेजी बनानी है। ठीक है। नेक्स्ट उसने ये ख्याल रखना है कि कंपनी में एथिक्स का होना बहुत ज़रूरी है। हर काम एथिकली परफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड लॉज, सब कुछ एथिकली ही वो परफॉर्म होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ कॉरपोरेट कल्चर। आपने यानी कि बीइंग अ लीडर, आपने कॉरपोरेशन का कल्चर ही इस तरह से बनाना है जिसके अंदर इंटेग्रिटी, ट्रस्ट और ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए। अपनी जो ड्यूटी है उन्होंने वो 100% परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट इज़ क्लियर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हर बंदे को उसकी जो ड्यूटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में उसको क्लियर कट नॉलेज होनी चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्प्लिट द रोल ऑफ चेयरमैन एंड सीईओ। दोनों का अक्सर जगह या अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में भी ये कन्फ्यूजन रहती है कि सीईओ और चेयरमैन जो हैं वो एक ही पर्सन है, जबकि ऐसा नहीं होता। इन दोनों की ड्यूटीज़ अलग अलग होती हैं। आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस इन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। And the last point is no one should have unfettered power. पावर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए या अकॉर्डिंग टू देयर डेजिग्नेशन पावर डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। सारी पावर एक ही जगह, एक ही बंदे के पास बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उससे रिस्क जो है, फ्रॉड और एरर का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट इज़ इफ़ेक्टिवनेस, कि जब आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो आप एक बोर्ड बना रहे होते हैं डायरेक्टर्स का, वो किस तरह से इफ़ेक्टिव हो सकता है, उसके अंदर आप किस तरह से इफ़ेक्टिवनेस लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें मिक्स ऑफ स्किल्स एंड एक्सपीरियंस और स्किल्स का मिक्सचर होना चाहिए। जब डिफरेंट लोग होंगे, डिफरेंट बैकग्राउंड से होंगे, बेसिकली बोर्ड में डाइवर्सिटी होगी तो डिफरेंट स्किल्स आएंगे, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस आएंगे, डिफरेंट नॉलेज आएगी, जो कि कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी और बेहतरीन होगी। नेक्स्ट इज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर डेवलपमेंट होनी चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। आफ्टर एवरी इंटरवल्स, जो एक डिसाइडेड इंटरवल है कंपनी का, तो उस इंटरवल के बाद प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, ताकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी लर्निंग करें। नेक्स्ट इज़ इंडिपेंडेंस इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड बी इंडिपेंडेंट। उनका किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कंपनी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और वो किसी किस्म की बाइसनेस और किसी किस्म के एक दबाव में आके वो डिसीजंस ना लें। वो दे शुड बी इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट इज़ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस ऑफ बोर्ड सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप बोर्ड की सिलेक्शन कर रहे हैं तब एक प्रोसेस जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उसके अंदर कोई निपोटिज़म, कोई फ्रेंडशिप, कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हो, जो सबको पता हो, जो उस प्रोसेस में जो उस डेजिग्नेशन के लिए क्वालिफाई करे उसी को ही सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट इज़ बोर्ड शुड स्पेयर सफिशिएंट टाइम टू रन द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज़। अच्छा, अब इसमें बात ये आती है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, अक्सर वो बहुत ज़्यादा कमिटेड होते हैं डिफरेंट जगहों पे, इस तरह से कि उनके पास जो डायरेक्टरशिप है वो एक से ज़्यादा कंपनीज़ की भी कभी कभी होती है। ठीक है, तो उसमें ये होता है, या उनकी कोई डिफरेंट और जॉब्स होती हैं या डिफरेंट और बिजनेसेस होते हैं,
तो वो सही तरीके का या सही जो सफिशेंट टाइम है वो ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दे रहे होते, जिसकी वजह से वो अपनी प्रॉपर ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर रहे होते। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को जितना टाइम चाहिए उनका वो उतना ही दें और वो अपनी ड्यूटीज़ को सही से अच्छे से परफॉर्म करें। नेक्स्ट इज़ बोर्ड शुड इवेल्युएट इट्स परफॉर्मेंस ट्रांसपेरेंटली एंड इंडिपेंडेंटली। हर किसी ने अपनी अपनी इवेल्युएशन खुद भी करनी है और फिर चेयरपर्सन ने भी करनी है और इंडिपेंडेंटली और ट्रांसपेरेंटली करनी है, उसकी इवेल्युएशन करनी है उसकी परफॉर्मेंस की। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी जैसे मैंने पहले बताया था कि इन कंपनी एवरीवन शुड बी अकाउंटेबल टू देयर हायर मैनेजमेंट और टू देयर शेयर होल्डर्स। अच्छा, अब बोर्ड शुड प्रेजेंट फेयर ट्रांसपेरेंट असेसमेंट ऑफ कंपनी पोजीशन इन एनुअल रिपोर्ट्स। अब जो बोर्ड है वो अपनी परफॉर्मेंस कब दिखाता है या शेयर होल्डर्स को किस तरह से बताता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू बताता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपनी कंपनी की पोजीशन लिखता है कि कंपनी की पोजीशन ये चल रही है, ठीक है। तो उस तरह से जो शेयर होल्डर्स हैं और जो बाकी जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं वो कंपनी की परफॉर्मेंस को देखती हैं, एवेल्युएट करती हैं। तो बोर्ड ने जब कंपनी की पोजीशन एनुअल रिपोर्ट्स में दिखानी है वो फेयर और ट्रांसपेरेंट असेसमेंट करनी है, उसमें कुछ बाइसनेस और कुछ अनफेयर और कुछ भी इस तरह से कुछ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज बोर्ड शुड क्लियरली असेस द फ्यूचर ऑफ द कंपनी एंड डिस्क्लोज इट ऑन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट बेसिस। तो बेसिकली इसमें गोइंग कंसर्न का भी कॉन्सेप्ट शामिल हो सकता है कि जब कंपनी बोर्ड जो है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, क्योंकि गोइंग कंसर्न का भी एक पार्ट होता है, तो उसको उसने क्लियरली असेस करना है और ट्रू एंड फेयर बेसिस पे उसने कंपनी का फ्यूचर असेस करके उसमें लिखना है, डिस्क्लोज करना है। नेक्स्ट इज इस्टेब्लिशिंग गुड वर्किंग रिलेशंस विद एक्सटर्नल ऑडिटर। अब बिकॉज एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो बोर्ड की ही बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इवेल्युएट करने आता है, उनका ऑडिट करने आता है, तो जिस कंपनी में गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगी वहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो एक्सटर्नल ऑडिटर का पूरा पूरा साथ देंगे, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिटर को जो जो चीज़ चाहिए होगी, जिस जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जो जो एविडेंस मैनेजमेंट से चाहिए होगा, तो वो उसके साथ फुल कॉपरेट करेगी और एक अच्छे वर्किंग रिलेशंस के साथ एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ काम करेगी। और बोर्ड के पास एक 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 जैसे कहते हैं एक वेल डिज़ाइन रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस होना चाहिए जिससे वो रिस्क को एसेस कर सकें कि कितना रिस्क है, उसको एसेस करें और किस तरह से उसको या तो ख़त्म करना है या बिल्कुल मिनिमम लेवल पे लेके आना है। और एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सिर्फ अच्छा जो है वो डॉक्यूमेंट्स में नहीं होना चाहिए, रिटर्न नहीं होना चाहिए, बल्कि वो इम्प्लीमेंट भी हो रहा हो और अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड लीगल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एज इन के जितने भी काम है, जितनी भी रिपोर्टिंग हो रही है वो सब स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और जो लीगल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है कि जितने भी लॉज और रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो नेशनली हैं या लोकल लॉज वगैरह हैं उन सब के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट इज़ रेम्यूनरेशन। अब सबसे पहली बात है रेम्यूनरेशन होती क्या है। जो हम बोर्ड को सैलरी देते हैं, डायरेक्टर्स को जो हम सैलरी देते हैं उसको हम हमेशा रेम्यूनरेशन का नाम देते हैं। और जो रेम्यूनरेशन होती है डायरेक्टर्स की वो हमेशा दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक जो उनकी फिक्स्ड सैलरी होती है और दूसरी जो उनकी परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी होती है। और जो ज़्यादा पोर्शन होता है वो हमेशा परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी का होता है, ठीक है। तो हमेशा रेम्यूनरेशन शुड बी परफॉर्मेंस बेस्ड। अच्छा, एक और इसमें जो मेन पॉइंट ये है कि जो डायरेक्टर्स हैं वो कभी भी अपनी रेम्यूनरेशन खुद सेट करने में कभी भी वो खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे। इसके लिए अलग से एक रेम्यूनरेशन कमेटी बनाई जाती है जिसके अंदर एनईडीज़ होते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं और वो इनकी जो रेम्यूनरेशन की सेटिंग में इन्वॉल्व होते हैं, इनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन में। नेक्स्ट एक पूरा एक फॉर्मल और एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए रेम्यूनरेशन का। और जो रेम्यूनरेशन है वो मार्केट के हिसाब से कंपैटिबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो बोर्ड है वो पुट ऑफ हो जाए, वो डीमोटिवेट हो जाए अपनी रेम्यूनरेशन देख के कि वो मार्केट ओरिएंटेड नहीं है, कि जो कंपेटिटर कंपनी जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने डायरेक्टर्स को ज़्यादा दे रही है और हमारी कंपनी जो है वो कम पैसे दे रही है, जिसकी वजह से जो है वो स्विच भी कर सकते हैं और उनके अंदर जो मोटिवेशन लेवल जो है काम करने का, परफॉर्मेंस का, वो कम हो सकता है। तो इट शुड ऑलवेज बी मार्केट ओरिएंटेड और इतनी होनी चाहिए कि वो उनको अट्रैक्ट करे और उनको मोटिवेट करे और डायरेक्टर्स को रिटेन करके रखे कंपनी में।
ओके, सो द लास्ट पॉइंट इज रिलेशन विद शेयर होल्डर्स। बोर्ड की जिम्मेदारी ये है कि उसने शेयर होल्डर्स के साथ हमेशा एक अच्छे रिलेशंस कायम करने हैं। बोर्ड अच्छे रिलेशंस किस तरह से कायम होंगी कि रेगुलर बेसिस पे शेयर होल्डर्स के साथ कांटेक्ट रहना चाहिए, डायलॉग्स रहने चाहिए और उनकी सजेशंस सुननी चाहिए, उनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। और अगर कोई मसला है तो उनको सेटिस्फाई करना है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है बीच में तो उन शेयर होल्डर्स का ये काम है कि वो अपनी जस्टिफिकेशन दें जो वो काम कर रहे हैं और फिर शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई करें, मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स को वो सेटिस्फाई करें। और उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है कंपनी में वो अगर चाहते हैं तो इंक्रीज़ होनी चाहिए।